हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर। जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं, अब क्लास 9 की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई का एक पड़ा और पार कर चुके हैं, यानी अब आपके जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो बदलने वाली है। इससे पहले आपको कोई सिलेबस नहीं होता था, आप जो पढ़ते थे वो किताब से ही पढ़ते थे, बट अब आपका एक एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा क्लास 9 में, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। और इसी सिलसिले में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है जिसका नाम है समकालीन विश्व, उसका चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति करने वाले हैं। और ये फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन पार्ट के देखने के बाद आपको फ्रांसीसी क्रांति वाले पार्ट में सभी टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी और इतनी आसानी से दोस्तों समझ में आ जाएगी कि इसके बाद आपको पूरा चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप सभी नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बात करते हैं दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का जैसे कि मैंने आपको पहले बता दें कि फ्रांसीसी क्रांति का ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो जान लेते हैं दोस्तों पहले कि क्रांति का मतलब क्या होता है। जी हाँ, क्रांति होती क्या है, क्रांति, ठीक है। तो दोस्तों क्रांति की अगर बात करें तो क्रांति का मतलब होता है बदलाव, ठीक है, बदलाव या परिवर्तन। हर छोटा से छोटा बदलाव, बड़े से बड़ा बदलाव क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे पहले फोकस नहीं कर रहे थे फोकस करेंगे तो उनका भी बदलाव होगा, तो वो भी एक क्रांति होगी, ठीक है। कोई भी बदलाव समाज में, जीवन में, ठीक है, देश विदेश में होता है तो उसे हम क्रांति या बदलाव के नाम से जानते हैं। तो क्रांति हर छोटा से छोटा, बड़े से बड़े बदलाव को हम क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और बड़े पैमाने पर बदलाव तो क्रांति होती ही होती है। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहे, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ, वो सारी चीज़ें दोस्तों है इस चैप्टर में पढ़नी, और यहाँ से हमें हमारे पेपर में जो है प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति होती है दोस्तों कब, 1789 में। कब होती है दोस्तों, 1789। तो यहाँ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। अब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत भले ही 1789 में हुई हो, बट फ्रांसीसी क्रांति का जो दौर था दोस्तों, जो कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति की स्थिति हुई क्रांति की, वो बहुत दिनों से, तो वो पिच तैयार, वो मैदान तैयार होता क्रांति का, यानी बहुत दिनों से इस तरह की स्थिति बनाई गई जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति को समझने से पहले हमें फ्रांस के सामाजिक वर्ग को समझना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का सारा कारण फ्रांसीसी समाज में ही छुपा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें, फ्रांस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में बटा हुआ था कौन, फ्रांस का समाज, ठीक है। तो प्रथम जो स्टेट था उसमें सामंत और पादरी आते थे। दूसरा स्टेट जिसे द्वितीय स्टेट कहा गया, उसमें कुलीन वर्ग थे। तृतीय स्टेट की अगर हम बात करें तो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, जनसाधारण, तमाम जो लोग थे, बाकी बचे हुए लोग, वो तीसरे स्टेट में आते थे। यानी फ्रांस का जो समाज था दोस्तों 3 वर्गों में बटा हुआ था। और फ्रांस का एक शासक था, जी हाँ, फ्रांस का शासक था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था दोस्तों, लुई 16वां, ठीक है। लुई 16वां इसके शासक का नाम था। जो फ्रांस का शासक था उसका नाम था लुई 16वां। हालांकि जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां 20 वर्ष के आयु में ही शासन पर, गद्दी पर बैठ जाता, राजा बन जाता है। और ये कह सकते दोस्तों एक अच्छा राजा नहीं था, भोग विलासिता में हमेशा डूबा हुआ था, पत्नी के प्यार में हमेशा डूबा रहता था। या मतलब राजा का काम क्या होता है, प्रजा का ध्यान रखना, बट इस फ्रांसीसी राजा का जो काम था वो जनसाधारण का ध्यान रखना नहीं था, बट वो अपने ही जिंदगी में, अपने ही लाइफ में मस्त था। उससे जनसाधारण को कुछ हो, उसको क्या ज़रूरत क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था, बस ये अपने ही स्थिति को मजबूत करने में लगा रहा था। तो हमने कहा कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उसके पीछे फ्रांसीसी समाज का जो वर्ग था, बंटवारा था, बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
जैसे हमने कहा कि जो प्रथम वर्ग जो सामंत और पादरी थे, प्रथम वर्ग द्वारा जो है जनसाधारण वर्ग को पूरी तरीके से इनके सभी प्रकार के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जनसाधारण वर्ग के पास कर्तव्य तो थे बट अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। जो जनसाधारण वर्ग था वो कर देता था, उनसे कर लिया जाता था, बट अधिकार उनको बिल्कुल ना के बराबर प्राप्त थे। ठीक है, जबकि जो प्रथम वर्ग था सामंत और पादरी, इनके पास कर्तव्य कुछ नहीं था, बस अधिकार बहुत ज्यादा थे, कर और नहीं देते थे। लेकिन ये क्या कर, इनके पास इतना ज्यादा अधिकार थे, यानी जो कुछ करते थे प्रथम वर्ग द्वारा ही किया जाता था। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, ये राजा और सामंत का और पादरी का बहुत ज्यादा निकट वर्ग था, तो ये भी अधिकारों से भरा पड़ा था बट कर्तव्य इसके पास कुछ भी नहीं थे। लेकिन सारा कर्तव्य का बोझ किसके पास था? तीसरे वर्ग के पास। कर कौन देता था? तीसरा वर्ग देता। यानी समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा विद्यमान था। तो तीसरे वर्ग की जो महत्वाकांक्षा थी, देखो क्रांति क्यों होती है? जब लगातार कि आप किसी एक वर्ग को टारगेट करेंगे, उन्हें दबाएंगे, उनके ऊपर सारा कर्तव्य लाद देंगे, उनके अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो उसके अंदर एक न एक दिन जो है दोस्तों क्रांति की भावना आ जाती है, क्योंकि भेदभाव लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में तीसरे वर्ग के द्वारा अपने जब अधिकारों की मांग की गई, अधिकारों की मांग के लिए वहां पर जनसाधारण के माध्यम से वहां पर अपने मांगों को रखा गया, पूरी मांगों की लिस्ट रखी गई, तो वहीं से ही क्रांति की शुरुआत होती है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी आप एक छोटे से अगर हम बात में समझे तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? वो था भेदभाव। एक वर्ग जिसके पास सब कुछ था परंतु उसके पास कर्तव्य नहीं थे, एक वर्ग जिसके पास कुछ भी नहीं था परंतु जो है ना उनको कर्तव्य ही कर्तव्य दे दिया, अधिकार ना के बराबर था। यानी पादरी वर्ग, राजा, सामंत, ये लोग जो है तीसरे वर्ग यानी जनसाधारण का पूरी तरीके से खून चूस रखे थे, उन्हें हर तरह से दबाया जाता था। ठीक है, समाज में अगर बराबरी की बात करो तो ना के बराबर बराबरी थी, स्वतंत्रता तीसरे वर्ग को बिल्कुल भी नहीं थी, दास प्रथा का प्रचलन हो चुका था। इस तरह के तमाम भेदभाव जो है इस तीसरे वर्ग के लोगों पर किए जाते थे ऊपरी वर्ग के द्वारा। ठीक है, तो इसी भेदभाव की वजह से ही फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो फ्रांसीसी क्रांति के अगर हम कारणों की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहा? फ्रांसीसी क्रांति के कारण कई भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो इसमें रहा है राजनीतिक कारण, फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण रहा है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक कारण और स्टेट जनरल का अधिवेशन। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के ये दोस्तों जो है प्रमुख कारण रहे हैं जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई है। तो हमने कहा कि राजनीतिक कारण कैसा रहा? फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या रहा? राजा अपने आप को दैवीय मानता था। लुई 16वां जो था उनका कहना था कि भाई मुझे ईश्वर ने राज करने के लिए भेजा है। वो कहता कि मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, ठीक है, मैं ही स्टेट हूं। कौन कहता था? लुई 16वां। उनका कहता था कि भाई मुझे तो भगवान ने तुम पर राज करने के लिए भेजा था, मैं ही राज्य की, यानी कह सकते हैं ना पूरी तरह के निरंकुश शासक था लुई 16वां। तो ये इसके अलावा वोटिंग राइट्स की बात करें तो वोटिंग राइट्स निचले वर्गों को नहीं प्रदान की गई। ठीक है, महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए। कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों शासन में भाग नहीं ले सकता था, केवल इसी वर्ग के लोग शासन में भाग ले सकते, यानी ऊपरी वर्ग के लोग शासन में भाग ले सकते थे। तो ऐसे ये राजनीतिक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, इसी प्रकार से सामाजिक कारण की बात करें तो जैसे आप सभी को बताया मैंने कि फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रथम स्टेट, ठीक है, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, प्रथम स्टेट के पास यानी प्रथम स्टेट के पास कोई भी कर्तव्य नहीं था, इनके पास केवल अधिकार दिया गया था। इनका अधिकार था लोगों से कर लेना, ठीक है, दान दक्षिणा लेना। जैसे अगर हम भारतीय समाज की बात करें, जिस प्रकार से भारतीय समाज जो है 204 भागों में विभाजन था पहले। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सर्वशक्तिमान माना गया, सब कुछ उसके पास था। ठीक है, और जो तीसरा वर्ग था उसका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं। ठीक, ऐसे ही जो प्रथम और दूसरा वर्ग था उन्हें सब कुछ अधिकार दिया गया था। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ग को किसी प्रकार अधिकार नहीं दिया गया था। उनके समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, संसाधनों का जब आवंटन होता था वो संसाधनों का आवंटन में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। हर प्रकार से समाज में भेदभाव विद्यमान था। तो ये सामाजिक कारण की वजह से भी फ्रांसीसी क्रांति होती है। तीसरा जो कारण माना गया फ्रांसीसी क्रांति का वह है दोस्तों आर्थिक कारण। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आर्थिक कारण क्या है कि फ्रांस पूरी तरीके से कर्ज में आ गया था।
फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, वो अपने लबो अवाब में यानी अपने भोग विलासिता की जिंदगी में अपना जीवन बिताता था। उसे राज्य से कोई मतलब नहीं, भाई राज्य में संसाधन है या नहीं, राज्य की जनता भूखी प्यासी है, उससे कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने ही रंग में रंग रहा था। ठीक है, वो लगातार पैसे को उड़ाया जाता, पैसे को बेफालतू में खर्च कर रहा था, जनता की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। और फ्रांस की जो मुद्रा थी बिल्कुल कम हो गई थी। इवन फ्रांसीसी जो शासक था लुई 16वां ने अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए, तो अपने शक्ति को बढ़ाने दिखाने के लिए उसने अमेरिका के कुछ राज्यों को आज़ाद भी करवा दिया था पैसे देकर, जो कि पहले से कर्ज में था और कर्ज उस पर ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से भी फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है, क्योंकि जब कर्ज बढ़ जाता है तो मूलभूत जो वस्तु होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्रेड के दाम बढ़ गए, लोग आंदोलन करने लगे और बाद में क्रांति हो जाती है। चौथा कारण माना जाता है दार्शनिक। दुनिया में जब भी क्रांति हुई है, क्रांति में सबसे ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान दार्शनिक द्वारा किया जाता है। चाहे वो जैसे अगर हम बात करें भारत में क्रांति का 1857 क्रांति, ठीक है, तो उसमें भी दार्शनिकों को बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे में यहाँ पर भी दार्शनिकों को बहुत बड़ा योगदान था। इसमें कौन कौन से दार्शनिक थे? रूसो, वोल्टेयर, लॉक, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने अपने विचारों द्वारा जनता के अंदर जो है ठीक है क्रांतिक भावनाओं को जागृत किया, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, ताकि तमाम फ्रांस की जनता एक हो जाए और राजा को उसके शासन की गद्दी से उतार दे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे रूसो की पुस्तक आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपनी पुस्तक में विचार व्यक्त किए, लोगों के अंदर क्रांति भावना भरी। ठीक है, वोल्टेयर ने संसद को कहा कि भाई ये ठगी की सभा है। लोक, मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉ इनकी पुस्तक है। तमाम विचारकों, तमाम दार्शनिकों ने फ्रांसीसी क्रांति को क्या दिया? एक कह सकते हैं कि एक पुल, एक यानी सेतु का काम किया, जिससे क्रांति और तेज गति से होने लगी। तो दार्शनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। स्टेट जनरल का अधिवेशन, जो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया 1789 में, और स्टेट जनरल का अधिवेशन वही तत्कालीन कारण था जिसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हो गई। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, ठीक है, और स्टेट जनरल में जो अधिवेशन बुलाया गया तो उस सभा में स्टेट जनरल के पढ़े लिखे लोग, ठीक है, महत्वाकांक्षी लोग उस सभा में जाते हैं और अपने अधिकारों के एक पूरा पत्र तैयार करके राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेट के जो तीसरे स्टेट है उसकी संख्या ज़्यादा थी। तो ऐसे में राजा को उनकी बात को मानना पड़ा और वहीं से ही दोस्तों क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा होते हैं, बास्तिल को बाद में वहां से ही क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये जो है तत्काल फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। तो हम आने वाले जो अब वीडियोज है दोस्तों, आने वाले जो हमारे चैप्टर है उसमें अलग अलग तरीके से हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस तरह तमाम जो फैक्ट हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लिबरे की अगर हम बात करें दोस्तों, लिबरे क्या थी? तो लिबरे की अगर हम बात करें तो लिबरे, ठीक है दोस्तों, लिबरे क्या थी? फ्रांसीसी मुद्रा थी। ये क्या थी? फ्रांस की एक मुद्रा थी जिसे 1794 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि लिबरे क्या थी? लिबरे क्या थी? इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट पूछा था, स्टेट से क्या अभिप्राय? स्टेट क्या था दोस्तों? तो हमने कहा कि सत्ता और सामाजिक, है ना, सत्ता और समाज के दर्जे को प्रदर्शित करने वाली श्रेणी, इसे स्टेट कहा जाता है। अगर हम बात करें इसमें एक क्वेश्चन आता है पादरी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो पादरी वर्ग क्या था? चर्च के प्रमुख लोगों का समूह, ठीक है, उन्हें पादरी कहा गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइद के बारे में। टाइद क्या होता था दोस्तों? टाइड जो होता था वो चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। क्या था? टाइड चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था, ठीक है, और ये कृषि के उपज का 10वां हिस्सा, जो कृषि के उपज होता था उसका 10वां हिस्सा होता था, ठीक है, चर्च द्वारा वसूला जाता था। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टाइल के बारे में दोस्तों। टाइल क्या था? टाइल क्या था दोस्तों? तो टाइल जो है सीधे राज्य के द्वारा, टाइल क्या थी? सीधे राज्य के द्वारा, ठीक है, राज्य के द्वारा। टाइल क्या था? सीधे राज्य के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, इसे टाइल कहा गया। इसी प्रकार से मेनर पूछता है, मेनर क्या थी? मेनर अगर हम बात करें दोस्तों तो मेनर सामंतों की भूमि या महलों को मेनर कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से कॉन्वेंट हम पढ़ेंगे। कॉन्वेंट क्या था?
तो कॉन्वेंट की बात करेंगे दोस्तों, उनका था धार्मिक जीवन को समर्पित यह एक प्रकार की इमारत थी, पूजा पाठ करने की इमारत थी, उसे कॉन्वेंट कहा गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी पढ़ने वाले हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या रहा है, फ्रांसीसी ठीक है जैकोबिन या वहाँ फ्रांसीसी समाज के क्रांतिकारी द्वारा लोगों को इकट्ठा कैसे किया गया, किस प्रकार उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई, ये तमाम चीज़ें हम इस जो है दोस्तों अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले पार्ट में। ये केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था ताकि आपको समझाया जा सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।